नमस्कार मित्रों, मैं सुनील जायसवाल, एडिटर इन चीफ खबरों की जद में आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, रूबरू के इस कार्यक्रम में, इस एपिसोड में आज हम रूबरू हैं डॉक्टर दीनदयाल साहू जी से। साहू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार आपके इस चैनल को, आपने समय दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मित्रों, बताते चलूं, डॉक्टर दीनदयाल साहू एट प्रेजेंट वर्तमान में छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक लोकप्रिय अखबार हरिभूमि का एक विशेष पृष्ठ, जो कि चौपाल के नाम से पूरे प्रदेश में वो पृष्ठ जो है, वह पेज जो है, बहुत ही ज्यादा मशहूर, एक तरह के वो साहित्यिक पृष्ठ है, साहित्यिक पेज है। मित्रों, आप देख सकते हैं ये लोकेशन, और ये लोकेशन दीनदयाल साहू का अंगना गोठ में आज इस वक्त हम उपस्थित हैं। मित्रों, आज हम डॉक्टर दीनदयाल साहू से काफी ढेर सारी चर्चाएं करने वाले हैं। और मित्रों, चर्चा जो है, डॉक्टर दीनदयाल साहू अब तक 13 पुस्तकें संभवतः आपने लिखी है। मित्रों, बताते चलूं, अभी अभी तुरंत जिंदगी की तमन्ना काव्य संग्रह, पूरी हिंदी काव्य संग्रह, और मित्रों अभी अभी तुरंत इसका लोकार्पण हुआ है, विमोचन हुआ है, और आज पुनः एक बार लोकार्पण इसी चौपाल में होना है। चौपाल कहने का मतलब अंगना के गोठ। मित्रों, आज इसका लोकार्पण होना है। मित्रों, बताते चलूं, डॉक्टर दीनदयाल साहू से आज हम बहुत सारी साहित्य पर चर्चा करने वाले हैं। और डॉक्टर साहब, संभवतः आपका जो लेखन का जो क्षेत्र है, आपने कविताएं लिखी, कहानियां लिखे, उपन्यास लिखा, हिंदी में भी लिखा, छत्तीसगढ़ी पर विशेष करके आपने लेखन विशेष करके है। तो अभी अभी जो शुरुआत करते हैं जिंदगी की तमन्ना से। जिंदगी की तमन्ना के संबंध में हमारे जो दर्शक है वो जानना चाहेंगे कि क्या है इसमें, है किस तरह की कविताएं आपने इसमें लिखी। नमस्कार आपको। पहले तो बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया कि जिंदगी की तमन्ना, मनुष्य जब से जन्म लेता है एक बालक रूप में, और उसके बाद माता पिता के छत्र छाया में रहता है, गुरु के छत्र छाया में रहता है, लेकिन उनको हर बार यही बताया जाता है बेटा आपकी जिंदगी की तमन्ना क्या है। जी। है ना, कि आपको पढ़ना है, लिखना है, बड़ा बनना है, स्कूल पढ़ना है, कॉलेज जाना है, फिर उसके बाद में आपको नौकरी तलाश करना है, नौकरी तलाश करने के बाद अपने को जीवन के विकल्प के रूप में चलना है। मतलब जिंदगी की तमन्ना जब से तमन्नाओं को, माने बचपने के बाद जब आदमी युवा होता है, स्कूल के बाद उसकी तमन्ना होती है कि हम और आगे पढ़े, और पढ़ाई लिखाई करने के बाद फिर उसकी जिंदगी की तमन्ना कि मुझे कहीं ना कहीं किसी गोल को पकड़ना है, कोई व्यवसाय में जाना है या ऊंची किसी पोस्ट पे जाना है। ये तमन्नाएं होती हैं। मतलब बच्चे के मस्तिष्क में भर दिया जाता है कि आपकी तमन्ना क्या है, आपकी अभिलाषा क्या है, आपकी चाहत क्या है। और वो बच्चा जो है फिर उसको जीने लगता है। और इसी जीने का सार है जीने की तमन्ना। मतलब जब से हम जन्म लेते हैं तब से मृत्यु तक हमारी तमन्नाएं जो है खत्म नहीं होती। तमन्नाएं खत्म नहीं होती, उसको मैंने अपने लिया है। और मित्रों, अभी जैसे मैंने इसे खोला, रोटी, और रोटी की तो सनातनी तमन्ना है, ये रोटी ही है कि आदमी को तमाम तरह की जीविका में और जिंदगी की तमाम तमन्नाएं कहीं न कहीं उसका जो पूर्ण होता है वो रोटी पे आकर के। और मित्रों, जब मेरे पास आया, दुत्कारा भगाया, फिर भी वह लगातार रहा गुहार, उसकी एक न सुनी, पत्थर मारा और भरा भगाया, न सुनी उसकी पुकार, कुछ पल के लिए चला जाता, फिर वह आकर बैठ जाता। मैंने झट समझा यह कुत्ता है भूखा, मैंने रोटी खिलाया। मित्रों, रोटी शीर्षक ये लंबी कविता है, मैंने इसे कुछ अंश आपको सुनाए। आपको बहुत ही अच्छी बिंबू में बात कहने की प्रतीकों में रोटी के ऊपर मैं आगे पूरा कर देता हूं मैं। जी कि मतलब एक कुत्ता जो होता है रोटी को अगर सूखा खिला देते हो तो भी आपका वो कदरदान हो जाता है, वफादार होता है। लेकिन आज का जो भिखारी है वो बोलता है कि रोटी के साथ मुझे सब्जी क्यों नहीं देते हो, आधुनिकता के साथ आधुनिकता के साथ क्यों नहीं चलते हो। जी। मतलब भिखारी के भी मतलब जो आज वैल्यू है वो भी बढ़ गया है आज के, उसको मैंने दर्शाने का प्रयास किया। जी। और ये तो हो गई तमन्ना, और तमन्ना में संभवतः कितनी कविताएं इसमें है? इसमें मैंने 96 कविताएं लिया है, 96 कविताएं इसमें क्षणिकाएं भी हैं। जी। ये छोटी छोटी कविताएं मेरी
जिनको मैंने अपने जीवन के प्रारंभ से लेके जी, अब जी। तक की जितनी कविताएं हैं उसमें से कुछ चुनिंदा कविताओं को मैंने स्थान दिया अभी। और उपन्यास भी संभवतः आपने लिखे हैं जी। तो उपन्यास की क्या पृष्ठभूमि है? मैंने एक उपन्यास लिखा छत्तीसगढ़ी में, चंदा करके। चंदा जी जी। वह एक आदिवासी कन्या के ऊपर आधारित है अच्छा। कि वह आदिवासी कन्या समाज में जब जाती है और आदिवासियों को जो हीन भावना से देखा जाता है जी। कि एक अनपढ़ के रूप में देखा जाता है, लेकिन वो महिला, एक लड़की जो है, साबित करती है कि वह एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से होते हुए भी वह एक समाज में अच्छा स्थान बना सकती है और लोगों को प्रेरणा देती है और प्रेरणा बनती है कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जिनमें आगे बढ़ने की क्षमता, उसको कोई नहीं रोक सकता। ये छत्तीसगढ़ी पृष्ठभूमि पर जी, ही होगा। जी। और मित्रों बताते चलूं कि डॉक्टर दीनदयाल साहू की जो तमाम जो पुस्तकें हैं, कविताओं के लीजिए, कहानियां को लीजिए या फिर उपन्यास, इनकी जो पृष्ठभूमि है छत्तीसगढ़ की लोक परंपरा, संस्कृति और छत्तीसगढ़ की माटी से जुड़ी हुई तमाम बातें, जी यहाँ की समस्याएं। मैंने एक पुस्तक लिखी है, आंचलिक संस्कृति में देवारों का योगदान। जी फिर से बताएंगे। आंचलिक संस्कृति में देवारों का योगदान। आंचलिक संस्कृति में देवारों का योगदान। देवार कहने का मतलब दीवार कह रहे हैं क्या? देवार जनजाति कह रहे हैं क्या? देवार जनजाति पे है। जी जी, देवार जनजाति पे। मैं एक इसके ऊपर एक थोड़ी सी कहानी बताना चाहूंगा। सुनना भी चाहेंगे मेरे दर्शक। हमारे छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति में देवारों का बहुत बड़ा योगदान जी। है, संगीत के क्षेत्र बहुत में, सारे जी। है ना। अब आज के परिदृश्य में अगर मैं देखूं, जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ में लोक कला मंच हैं, देवारों की प्रस्तुति तो होती है जी। लेकिन देवार नहीं करते उसको, देवार नहीं करते हैं, अन्य कलाकार करते हैं। ट्रांसफर होके कहीं और हाँ, चली गई है। लेकिन देवार अभी नहीं है या उनकी कला मृत हो गई, ऐसा नहीं है। कलाएं हैं, कलाएं हैं, परंपराएं हैं, परंपराएं हैं। संस्कृति है। हाँ, सारी लेकिन चीजें। देवार जनजाति के पास वो कला नहीं है। कला और कला गायब है वो, है ना? कलाकार गायब है। हाँ। कला तो है, हाँ, लेकिन कलाकार नहीं है। परिदृश्य में नहीं है। परिदृश्य में तो नहीं है। मैंने उसको ऐसा क्या इसमें है, उसको मैंने छानबीन करने का प्रयास किया। शोध ग्रंथ है मेरी वो। शोध किया हाँ, आपने। हाँ। जी जी जी। तो उसमें और उसी शोध पे आपको डॉक्टरेट मिला? जी, जी। उसी शोध पे जी। देवार जनजाति की, मित्रों बताते चलो, देवार जनजाति की जो परंपरा है, गायन परंपरा, देवार, छत्तीसगढ़ की देवार गीत को आप सुनेंगे, छत्तीसगढ़ी पृष्ठभूमि की गीत और छत्तीसगढ़ी जंगल, ग्राम से, जल जीवन से उनकी तमाम तरह की जो संस्कृति परंपराएं उससे जुड़ी हुई गीत निकल के आती है, बहुत ही अच्छी। और दादरा का हरवा तो वगैरह मैंने पर सबसे निष्कर्ष ज्यादा पे से- पाया, जी, निष्कर्ष जी। पे पाया कि जैसे ही देवार कन्या सजग हो जाती है, कन्या सजग हो जाती मतलब पढ़ लिख के तैयार होने लगती हैं। शब्द क्या बोला आपने? सजग, सजग, कजक, सजग, सजग। हाँ, अच्छा, सजग। जागरूक, मैं सोचा कोई जागरूक हो जाती जी, हैं, जी, जी। पढ़ने लिखने जो जाती हैं, जी। तब से जैसे ही होश संभालते तब से उनमें कला की बीज बोना प्रारंभ हो जाता है। जी। नाचने की कला, गाने की कला, संगीत की कला। जी, जी। लेकिन जब वो देखते हैं कि अब पूरा मैच्योर हो गई, अब ये बालिका जो है, तो वो बिहार के लोग सीधा उनको लेके चले जाते हैं अपने बिहार में। बिहार के वहां पर नौटंकी जो हाँ। बिहार की नौटंकियों में यहाँ की कन्या है। हाँ, ये देवार जनजाति। देवार जनजाति के लोग चले जाते हैं। उसका कारण उन्होंने ये बताया कि यहाँ के जो कला है, इनको यहाँ के लोगों को प्राथमिकता नहीं मिलता है आंचलिक मैंने में। कद्र नहीं है हाँ, छत्तीसगढ़ में। हाँ, और वहाँ पैसा भी घर की मिलता, मुर्गी दाल हाँ, बराबर। इज्जत भी मिलता है, पैसा भी मिलता है, और वो वहाँ चले जाती हैं। और मैंने देखा कि दुर्ग का जो सिकोला भाटा बस्ती है जी, देवारों जी, की, जी, जी। जब मैं वहाँ गया तो 3-4 बिहारी लोग वहाँ बैठे हुए थे अच्छा। और बड़े ध्यान से मेरी बातों को सुन रहे थे वो। जी। तो मैंने पूछा कि भाई ये कौन है? तो बोले बिहार के हैं और हमारे पति देव हैं ये। अच्छा, शादियां भी कर ले हाँ, रहे हैं। यही शादियां वजह है कि क्षरण जो हो रहा है हाँ, कला का। हाँ। और देवार जनजाति तो वहां पर तो कुछ शोषण का भी शिकार हो जाती तो होंगी। मैंने उनको पूछा कि भाई आपने यहाँ से बिहार लेके जा रहे हैं यहाँ के कलाकारों को, और ऐसा क्या चीज आपने देखा जो यहाँ के देवारों को ही आपने जी चुना? जी जी जी। तो उनका कहना था कि यहाँ की ये जो देवार जनजाति है, इनका नाचने और गाने का जो जोड़ जो है हमको और भारत में कहीं नहीं दिखा। अनूठी कला हाँ, इनके पास है। हाँ। मैंने इनको सिखाने हाँ। के लिए जन्मजात और परंपरागत से वो घर में ही तैयार हो जाते हैं। जी। और उन्होंने ये कहा कि यहाँ के मान लो 5 को ले जा रहे हैं तो वहाँ 25 की डिमांड हो रही है वहाँ पे। अच्छा, तो हम यहाँ से उठा के लेके तो जाते हैं। चलिए, तो इसी मुद्दे पे आपने उसमें शोध किया। अब मैं जानना चाहता हूँ, बहुत अच्छा है आपने शोध किया, तो आपका यह जो शोध है
इस शोध में क्या आंकलन निकला कि हाँ, वही मैं जिप्पू आपसे प्रश्न लेके आ रहा हूँ जी। कि छत्तीसगढ़ का जो सरकार है, छत्तीसगढ़ के जो लोग, छत्तीसगढ़ की जो स्वाभिमान है, जी कहीं ना कहीं तो जी आँच आ रहा है। ठेस और कम पहुंच से रहा कम छत्तीसगढ़ सरकार को, जी जो उसकी आदिम जाति कल्याण विभाग है, जी छत्तीसगढ़ की माने आदिकालीन जनजाति है, देवार बहुत पुरानी आदिम जनजाति है, अगर उसकी कद्र अगर प्रदेश में न होता हो और यहाँ की महिलाएं, देवार जनजाति की युवतियां, लड़कियां कहीं और प्रदेश के में जाकर के रोजी रोटी, तो सरकार को ध्यान लगना चाहिए। आपको क्या लग रहा है, शोषण होता है क्या? हाँ, मैं उसी विषय पे आना चाह रहा था कि जब विदेश के लोग इनकी कला को देखने के लिए आए और कला और संगीत को जो देखा, तो उन्होंने देखा कि संगीत के किसी न किसी जो उनकी विधाएं होती हैं सुर में, उन्होंने बंधा पाया। ये आश्चर्य उन्होंने पाया। कुछ ऐसा आप कुछ बता पाएंगे क्या हमारे जो न जानते हो कि देवार की जो कला है, जो गायन कला है, उस पर कुछ अगर आपके पास हो तो याद हो? हाँ, तो मैं उसको बताना चाहूंगा। मैं इस विषय को पहले कर लूँ मैं। तो अब यहाँ पर आज भी ये चाहते हैं देवार जो है कि हमारी जो संस्कृति है वो हम बचाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अच्छा। बशर्ते हमको सरकार प्रोत्साहन दे, उचित मंच दे, और ये इनकी पीड़ा जो है आज भी छलकती है। तो और ये स्थितियां खास करके बहुत सारे कला क्षेत्रों में है, कलाकारों में भी है, लेकिन आज भी अगर देवार मंच में आ जाए तो इनकी कला का बेजोड़ नहीं। तो छत्तीसगढ़ सरकार का संस्कृति विभाग जो है, हाँ। ये तो तमाम तरह की जो कलाकार हैं, कलाकार उनकी कलाएं हैं, उसको तो प्रोत्साहन और संरक्षण देने का कार्य करती है। तो देवारों के प्रति क्या आपको लग रहा है उदासीन है संस्कृति विभाग छत्तीसगढ़ का? हाँ, ऐसा कहा जा सकता है। और कहीं न कहीं मैंने ये भी पाया है कि पिछड़ी जनजाति होने के कारण, अशिक्षा होने के कारण और अपने आप में मदमस्त होने के कारण भी इनमें जागरूकता की कमी है। जी जी जी। तो इस कारण भी दोनों पक्ष जो है संतुलन अगर हो जाए तो सरकार थोड़ी सूद ले ले। कुछ एनजीओ, बहुत सामाजिक संस्थाएं हैं, वो देवार जनजातियों, पहले देवार जनजाति पुनः उनकी जो कला है, उनकी संस्कृति परंपरा को संरक्षित किया जाए। गोदना गोदते थे। जी जी। और वो गोदना आज भी गोदते हैं। जी जी जी। तो उसको गोदना की एक लाइन में आपको सुना दे रहा हूँ। जी जी। गोदना गोदाले वो मुर्दाई वो आए मैं तोर दुआरे, गोदना गोदाइले बिना, गोदना गोदाले मुर्दाई वो आए हमें तोरे दुआरी वो, गोदना तय गोदाइले बिना, हाथ में गोदो गोड़ में गोदो, गोदो मैं हम हाथे माँ, हाथ में गोड़ो गोद में गोड़ो, गोड़ो मैं माथे माँ, अंग अंग माँ गोदो मैं हा गोदना वो, ए वो दाई गोदना गोदाले तोरे अंग माँ। बहुत सुंदर। तो इनका मानना है। अच्छा, ये गोदना संस्कृति जो है छत्तीसगढ़ का, ये संभवतः देवार जनजाति ही गोदना विशेष रूप से जाने जाते हैं। इनका मानना है कि हमारे जब शरीर मृत हो जाता है तो कोई चीज साथ नहीं जाता, गोदना ही जाती है, लेकिन वो ऊपर तक जो गोदना है वही जाता है। परंपरा संस्कृति, ये सुना हुआ भी है। मित्रों बताते चलो, देवार जनजाति में, वैसे भी भारतीय सनातनी परंपरा में भारत में न सिर्फ छत्तीसगढ़, पूरे भारत के हर एक स्टेट में जहां भी जाएंगे आप, कोई भी संस्कृति हो, कोई भी जाति हो, कोई भी ये हो, हर जाति जनजातियों में और आजकल तो शहरियों में भी, आजकल तो टैटू के रूप में लगाया गया है। हाँ। तो ये परंपरा, अगर हम भारतीय संस्कृति की बात करें, भारतीय संस्कार की बात करें, पुरातनता की बात करें, वेद की बात करें, पुराणों की बात करें, कई स्थानों में ये गोदना विशेष करके और खास करके महिलाओं में, मित्रों आपको भी बताते चलो कि महिलाएं को लिए गोदना एक तरह से उनका शुभांकर प्रतीक होता है। और खास करके महिलाएं गोदना जब तक वो गुदवा नहीं लेती हैं तब तक वो कहा जाता है शुद्ध नहीं होती हैं। और जैसा कि आपने कहा, बहुत सारी जनजातियों में ये भी है कि गोदना होने के बाद भी उसका शरीर जाता है। आप बलौदा बाजार जांजगीर क्षेत्र में आप जाएंगे तो वहाँ पे रामनामी पंथ के लोग रहते हैं। जी, पूरे शरीर में। जी। तो लोग पूरे शरीर में राम राम, माथे से लेके पैर तक के आप जहाँ भी देखेंगे वो राम नाम का गोदना गोदवा। वो तो देवार से संबंधित है, वो रामनामी पंथ है, रामनामी पंथ है वो। तो उन लोग जो है वो गोदना गोदाते हैं। तो ऐसे देखा जाए तो छत्तीसगढ़ की संस्कृति, कला, साहित्य, तीज त्योहार, सारे चीज जो है समृद्ध हैं। तो ये तो हो गया आप देवार और जिसमें आपने शोध किया। जी। कहानियां की पृष्ठभूमि, कहानियां भी बहुत सारे आपने लिखे हैं। जी। कहानी संग्रह का क्या नाम से निकाला था?
मैंने एक कहानी संग्रह निकाला है अंजोर नाम से, अंजोर। छत्तीसगढ़ी कहानी संग्रह जी है। जी जी। दूसरी कहानी संग्रह है एक लोटा पानी, एक लोटा पानी, छत्तीसगढ़ी में। जी जी हमारे छत्तीसगढ़ में एक लोटा पानी में पूरी छत्तीसगढ़ की संस्कृति समाई हुई है। जी। बताएं थोड़ी शब्दों में, एक लोटा पानी में पूरी संस्कृति। हाँ, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में तीज त्योहार में, भाई बहन के त्योहार में तीजा का बड़ा महत्व जी है ना। अब आजकल आपने शासन में देखा होगा कि जब भाई बंटवारा होता है तो बहनों को भी उतना ही हक है जितने भाइयों को भाई भी है। तो जब बहनों को बुलाया जाता है तीजा में जी, जी। या बंटवारा समय जब बुलाए जाते, जी, जी। छत्तीसगढ़ी में भी अच्छा, बोलो छत्तीसगढ़ी बोलिए। हाँ, है ना। तो बुलाए जाते तो बहनी तेहा काय लेबे, अच्छा, तो कहते मोला भाई ये तो मैके के धन दौलत जमीन जायदाद मोला नहीं जी। चाहिए, मोर मान भर एक लोटा पानी बने रहे। ये संस्कार है, ये संस्कार है। छत्तीसगढ़ की बेटियों का जी। और भारत की हाँ। बेटियों का, कम से कम भारतीय परंपरा में जी। बताते चलूं हमारा चाहिए कि कम से कम बेटियों की जहां तक बात आती है, जी। बेटियां कभी भी हाँ। अपने जी मायके में हाँ। कभी भी हिस्सा, आजकल भले अब संस्कृति आ गई है, हाँ। कभी नहीं चाहती। वो चाहती है कि मेरे भाई खुशहाल है, और पिता को बेटियों को जो देना होता है शादी में अपनी बस। श्रद्धा भक्ति भर जो दहेज नहीं चलता दहेज यार। हाँ। नहीं चलता, लेकिन जो भी सब होता है उतना तो बेटियों को दे के ही टिकावन दे के विदा करते हैं। जी जी। तो एक लोटा पानी जो है हमारे छत्तीसगढ़ की बहुत बड़ी पूंजी है वो। जी जी जी। पहले भी जब आप आज भी गांव देहात में आप जाएंगे, मेहमान अगर घर में आते तो एक लोटा पानी से उनका स्वागत करते जी हैं। जी जी। तो ये एक लोटा पानी के ऊपर मेरा ये जो पूरा जो कहानी संग्रह है कहानी संग्रह। वो आधारित है वो। मैंने कुल 13 पुस्तकें आपने जी जी जी। लिखा। और एक उपन्यास अभी प्रकाशन के लिए गया हुआ है। अच्छा। छत्तीसगढ़ी में मैंने बहुत जल्द आ रहा है। हाँ, भागमानी। भाग भागमानी, भागमानी, भागमानी मतलब अच्छे भाग्य वाला। अच्छा, भाग मानी मानी जी। जिसको हिंदी में भाग्यवान कहा जाता जी 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 जी। है ना, उसको छत्तीसगढ़ी में भागमानी। भागमानी। जी, अच्छा, भागमानी। तो ये मैंने छत्तीसगढ़ी में है। छत्तीसगढ़ी। और डॉक्टर साहब, जब इतनी सारी बात चली, 13 पुस्तकों आपने लिख डाला, पढ़ाई लिखाई छत्तीसगढ़ से ही किया होगा आपने? जी जी। पैदाइशी मेरा यही भिलाई इस्पात संयंत्र में है। पिताजी बीएसपी में कर्मचारी रहे हैं। जी, जी, जी। और उनका संस्कार मेरे ऊपर पड़ा कि वो पढ़े लिखे तो नहीं थे, जी। लेकिन 4 जनवरी से रिटायर हुए। अच्छा। और अंग्रेजी भी बहुत अच्छा बोलते थे जी। और मुझे प्रेरित करते थे। और आज जो भी मुझे प्रेरणा मिल रहा है, जो भी कुछ कर रहा हूँ, पिताजी का आशीर्वाद मैं मानता हूँ कि आज मेरे साथ साथ चल रहा है। अंगना के गोठ में क्या करते हैं आप? बहुत अच्छा हाँ, पृथ्वी अंगना का गोठ। अंगना के गोठ जो है ये हमारे छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति साहित्य को हम लोग यूट्यूब चैनल अंगना के गोठ हमर गांव हमर माटी, अच्छा, हमर माटी, ये हमारा शीर्षक है। अंगना के गोठ हमर गांव हमर इसमें माटी। अलग अलग विधाओं के कलाकारों को तो आप बुलाते इसमें होंगे। हम छत्तीसगढ़ की विलुप्त होती कला जी, संस्कृति जी। साहित्य को नव पीढ़ी को सौंपना चाह ट्रांसफर रहे कर हैं। रहे हैं। हाँ, इनके साथ साथ आज पीएससी में और जनरल नॉलेज में, सामान्य ज्ञान में जो प्रश्न पूछे जाते जी, हैं, जी, जी। और जो विलुप्त होते हुए जो हमारे शब्द हैं, जी, जी। छत्तीसगढ़ी शब्द है, उनको शॉर्ट्स के माध्यम से हम जन जन तक और पहुंचा रहे आज के बच्चों तक पहुंचाना के प्रयास करते हैं। अच्छा, चौपाल तक कैसे पहुंचे आप? चौपाल कहने का मतलब हरी भूमि के चौपाल तक कैसे पहुंचे? ये चौपाल का कॉन्सेप्ट आप तक था कि वो हरी भूमि का था? मेरे को लग रहा है चौपाल आपका ही कॉन्सेप्ट रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। चौपाल मेरे जाने के पहले से ही 3 साल पहले से वहाँ छप रहा था। अच्छा। लेकिन मैं उससे पहले से वहाँ छप रहा था। अच्छा। और सहयोग ऐसा बना कि मैं आलेख देने के लिए गया था वहाँ अच्छा। चौपाल के जी, जी, लिए। जी। तो मुझे संपादक महोदय ने बैठाए। हिमांशु जी ने? नहीं नहीं, नरेंद्र निर्मल जी, अच्छा। फीचर संपादक। अच्छा, नरेंद्र निर्मल जी ने मुझे बिठाया और पूछे कि आप कब से यहाँ छप रहे हो, आप अपना फाइल लेके आ सकते हो क्या? तो मैंने फाइल दिखाया उनको। जी, जी। देखे, और देखने के बाद में उन्होंने मुझे बोले कि अब आपको ये हरी भूमि से जाना नहीं है, आपको हम सिखाएंगे, समझाएंगे और सारा चीज करेंगे। और मुझे नहीं मालूम था कि वो मुझे छोड़कर दिल्ली चले जाएंगे। अच्छा। और 3 महीने में मुझे रायपुर छोड़ के वो पूरी टीम जो है दिल्ली चले गई। और आज भी जो भी है मैं कर पा रहा हूँ वो हमारे यहाँ नरेंद्र निर्मल जी, हमारे जो प्रधान संपादक हैं डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी, और हमारे जो संपादक टीम में ब्रह्मवीर सिंह जी हैं, धनंजय वर्मा जी, सबका सहयोग मिलता है। सबके सहयोग से मैंने चौपाल कब से चल रहा है? कितने साल हो गए चौपाल से जुड़े हुए आपको? मुझे लगभग 18 वर्ष होने जा रहे हैं। 18 साल हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। आपने ये एक और एपिसोड हम डॉक्टर साहब पे करेंगे, समय की मर्यादा है, और भी बहुत सारी
चर्चाएं करेंगे। हाँ, चलते चलते ये भी, आपको जो डॉक्टरेट मानद उपाधि मिली, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपको मानद उपाधि दिया गया? मुझे आज से लगभग 15 साल पहले भागलपुर विक्रमशिला विद्यापीठ से विक्रमशिला, बहुत चर्चित विश्वविद्यालय, वहाँ से मुझे मानद उपाधि मिला है। और मैं इस उपाधि के पीछे हमारे वरिष्ठ जनों, गुरुजनों और मेरे शुभचिंतकों का मैं स्नेह और आभार मानता हूँ कि उनके आशीष वगैरह से, आप लोगों की दृष्टि से मुझे यह सम्मान मिला। अंतिम तमाम जब बातें आती हैं, साहित्यकार, लेखक, कवि, जैसे आपके देवार वाले कलाकार जो आज बिहार के मोहताज बने पड़े हैं, तो ये जो आपने पुस्तकें, अब तक 13 पुस्तकें आपने प्रकाशित की, तो इन पुस्तकों के लेखन करके, कविताओं पाठ करके जीवन यापन क्या चला लेते हैं? संभव है? क्या लगता है? एक बहुत ही एक मार्मिक और एक अच्छा प्रश्न आपने किया है कि लेखन को लोग एक सामान्य चलता फिरता एक मनोरंजन का साधन मान के लोग लिखते हैं प्राय, है ना। लेकिन मैं आपको ये कहूं कि लेखन जो है मेरा व्यवसाय बन गया जी। यदि मैं नहीं लिखता तो मैं यहाँ पे नहीं पहुंचता। तो लेखन जो है कहीं न कहीं से आपको व्यवसाय से भी जोड़ता है। जी। और उनका कहीं ना कहीं एक अच्छा परिणाम समाज में जाता है। तो मुझे वह चीज मुझे मिला है। यानी कम से कम लेखन ऐसा होना चाहिए जिसमें समाज को देने के लिए कुछ हो, और ऐसी कुछ बातें हो कि लोग मजबूर हो जाएं कि आपकी पुस्तकों को देखें, खरीदें, खरीद के पढ़ें। ये अलग बात है कि विदेशों में जो राइटर है आज कहां से कहां पहुंच जाता है, और भारत में थोड़ा कम से कम हिंदी वर्ग का जो पाठक वर्ग है वो भी बहुत बड़ा कारण है कि वो खरीद करके पढ़ना नहीं चाहता है। वो चाहता है कविताएं भी छपवाए, राइटर बुक लिखे, कहानी लिखे, और उन्हें जी फ्री। अब फ्री बीज की बात चली, सेंट्रल स्तर पर भी, पूरे स्टेट स्तर पर फ्री बीज रोका जाना चाहिए। मित्रों, जो भी पाठक है, जो भी पुस्तकों को फ्री, अखबार तक फ्री मांगते हैं लोग कि पड़ोसी का आज्ञा उठा के लाके पढ़ लो। तो मित्रों, अखबार, पुस्तकें खरीद के पढ़िए, और जो राइटर हैं, लेखक हैं, उन्हें और अच्छी अच्छी चीजें लिखने दीजिए। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द डॉक्टर साहब से हम एक बार और रूबरू होंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।